अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन थोड़ी की थी हाइलो मेथड के ऊपर, कॉस्ट बिहेवियर्स को कंटिन्यू करते हुए हम हाइलो मेथड्स पे आए थे, जिसमें हमने सीखा था कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट, किसी भी इदारे की टोटल कॉस्ट जो होती है, कंपनी की टोटल कॉस्ट जो होती है, उसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट भी होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं। अगर हम चाहें तो हाइलो मेथड की मदद से कंपनी की टोटल कॉस्ट को हम हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में अलहदा कर सकते हैं। जी, कोई सवाल कल के डिस्कशन से? हाइलो मेथड पे हमने 2 एग्जांपल्स कल देखी थी, कोई पॉइंट? जी बेटा। सर यहाँ पे हाइलो मेथड में था कि एक हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट यूनिट्स उनकी कॉस्ट, और लोएस्ट यूनिट्स उनकी कॉस्ट। और उनमें जो कॉस्ट का डिफरेंस होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। जी, चूँकि प्रोडक्शन बदलने से जो कॉस्ट बदलती है वो वेरिएबल है, यही असूल है यहाँ पे। और उनमें जो यूनिट्स का डिफरेंस होगा उसको डिवाइड करेंगे उसके साथ। जी बिल्कुल, कॉस्ट के डिफरेंस मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर किया आपने एडिशनल यूनिट्स के लिए। यहाँ पे अगर देखें, आपने एडिशनल कॉस्ट 16,000 इनकर की है और एडिशनल यूनिट्स आपने 800 बनाए हैं। सो 800 यूनिट्स बनाने पे 16,000 आपने अगर कॉस्ट इनकर की है, इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है। एक हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू या एक्टिविटी पे क्यों लगी है? कोई भी दो वैल्यूज पे ये क्योंकि ये हाई लो मेथड है। हाई लो मेथड जिसने ईजाद किया बेटा, उसने कह दिया, हम तो उसकी कई भी बात ही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, एक असूल है, एक प्रिंसिपल है, किसी एक थ्योरिस्ट ने डेवलप किया और उसने बता दिया कि भाई ये एक तरीका है, तो हम उस थ्योरिस्ट की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उस थ्योरिस्ट के एक मेथड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेथड जिस तरह डेवलप किया जाता है आप उस तरह पढ़ते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगता है आप इसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको अमेंड करना चाहिए, तो आप करेंगे। जैसे आज हम डिफरेंट एग्जांपल और आगे देखेंगे जिसमें इस हाइलो मेथड को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अमेंड कर लेंगे। ये है मेथड जो उसने हमने सिखाया, हमने पढ़ लिया, आगे हम इसको अमेंड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमें लगे कि हमारे सर्कमस्टांसेस में इससे बेहतर तरीका भी है तो हम इसको अमेंड कर लेंगे। जी बेटा। बेटा डाटा आपको जो देगा उसमें ये दोनों चीज़ें आपको दी जाएंगी, यूनिट्स एंड कॉस्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जब अपना बिल देखता हूँ तो मुझे इसके यूनिट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, यूनिट्स एंड बिल नज़र आ रहा होता है। मे भी हो सकता है मुझे गलती लग रही हो, लेकिन इफ़ यू हैव दिस डाटा, एक्टिविटी एंड कॉस्ट, ओनली देन यू कैन अप्लाई हाइलो मेथड। ठीक है, एक्टिविटी और कॉस्ट के बगैर हाइलो मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। सो आपके पास यूनिट्स और उन यूनिट्स पे उनकी कॉस्ट अवेलेबल है, डिफरेंट यूनिट्स पे बिल अवेलेबल हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई हाइलो मेथड। ठीक है, अगर यूनिट्स का डाटा नहीं है, एक्टिविटी का डाटा नहीं है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, डिफरेंस इन द कॉस्ट डिवाइड विद डिफरेंस इन द एक्टिविटी या यूनिट्स। ठीक है, उसके बगैर हम हाइलो अप्लाई नहीं कर सकते। जी बेटा। बेटा असूलन तो कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पेमेंट लेट कर दिया तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ जस्ट बिकॉज योर पेमेंट हैबिट या यू ओवरलुक द ड्यू डेट्स। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ बिजली नहीं बढ़ गई पेमेंट लेट करने से, दैट इज़ द फाइन दैट यू आर पेइंग। ठीक है, कॉस्ट तो आपकी जो है वो तो बिल में रिफ्लेक्ट हो रही है, हम कॉस्ट लेते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, हाइलो मेथड पे हमने 2 एग्जांपल देखी थी। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, एक कॉस्ट इक्वेशन को हम ज़रा समझते हैं। हमने हाइलो मेथड में जो चीज़ें सीखी, हमने हाइलो मेथड में सीखा कि हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के एनालिसिस से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एनालिसिस से फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में फीड करें, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y = a + bx, इससे आप फेमिलियर हैं, तो ये एक हमारे लिए टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बन जाती है, जिसमें a आपकी फिक्स कॉस्ट है,
बी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, एक्स इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टोटल कॉस्ट है। ये आपकी जो हाइलो मेथड से हम एक कंपनी का डाटा का एनालिसिस करके जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं तो हम उनको इस इक्वेशन में डाल के एक टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे टेकिंग डाटा फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल, हमारी लास्ट एग्जांपल में ये वेरिएबल कॉस्ट थी, ये फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ थी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी मंथली टोटल कॉस्ट वाई की इक्वेशन बनाते हैं। 100,000 प्लस 4x, ये हमारी मंथली टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है इलस्ट्रेशन 2 की बेसिस पे। ये इक्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल है कि अगर हम से कोई पूछे, जब हमने बिहेवियर को स्टडी कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जान ली, हम इस इक्वेशन को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, हमें पता है कि जब हम प्रोडक्शन ज़ीरो करेंगे, x को ज़ीरो फीड करो, y की वैल्यू क्या आएगी 100,000। प्रोडक्शन ज़ीरो है तो टोटल कॉस्ट आपकी सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है। इसी तरह अगर हमसे कोई कहे कि भाई ये आपके पिछले 6 महीने का डाटा था दिसंबर तक, जनवरी में आपने अगर 4000 यूनिट्स बनाने हैं तो जनवरी में क्या कॉस्ट आएगी, हम इस इक्वेशन में x की जगह 4000 फीड कर दें तो हमें पता लग जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4000 क्या है। सो टोटल कॉस्ट को जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में आप स्प्लिट कर देते हैं तो आप एक टोटल कॉस्ट की ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं, जिसमें a आपकी इस इक्वेशन में a आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इस इक्वेशन में b आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इस इक्वेशन में x आपकी प्रोडक्शन है और y आपकी टोटल कॉस्ट है। तो इस इक्वेशन की मदद से किसी भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के लिए आप एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 4000 यूनिट बनाएं तो क्या कॉस्ट आएगी, अगले महीने 6000 यूनिट बनाएं तो क्या कॉस्ट आएगी। सो हाइलो मेथड से टोटल कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, और वो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट का डाटा इस टोटल कॉस्ट इक्वेशन में यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हमारे काम आता है। अगर आपको याद हो, हमने जब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंपैरिजन पढ़ा था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट डाटा से डील करता है, क्या खरीदा क्या बेचा उसको रिकॉर्ड करता है, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पास्ट डाटा भी यूज होता है। जैसे ये हमने पास्ट डाटा यूज किया और ये डिटरमिन की वैल्यूज, और इनकी मदद से हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पास्ट एंड फ्यूचर दोनों डाटा से हम यूज करते हैं, दोनों डाटा हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। इसी इक्वेशन को थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारे पास ग्राफ भी एक दिया गया है। इसको हम अगर इक्वेशन को ग्राफ की मदद से भी समझ सकें तो आपको पता होना चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा ये टाइपो हुआ है, इसको y इज इक्वल टू 500,000 प्लस 10x, लेट्स अज्यूम इफ दिस इज द टोटल कॉस्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन को हम जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये लाइन बनती है, और इस लाइन को स्टडी करें तो a इज आल्सो नोन एज y इंटरसेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोडक्शन x एक्सिस पे प्रोडक्शन है, y एक्सिस पे टोटल कॉस्ट है, जब प्रोडक्शन आपकी जीरो होगी तो आपकी y आपकी टोटल कॉस्ट a के बराबर होती है। व्हेन x इज जीरो टोटल कॉस्ट इक्वल टू a 5000। व्हेन x इज जीरो टोटल कॉस्ट का पॉइंट आपका यहाँ आता है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन आती जाएगी ये आपकी लाइन स्लोप के साथ बढ़ती जाती है। इसमें दिस इज योर a 5000 इस इक्वेशन के रेफरेंस से, ये स्लोप
इस लाइन की जो स्लोप है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कि एक यूनिट में इजाफा हो तो कॉस्ट में कितना इजाफा आता है, एक यूनिट में इजाफा कॉस्ट में कितना इजाफा। ये जो स्लोप का एंगल है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और किसी पॉइंट को भी आप स्टडी करोगे वो आपकी उस गिवन प्रोडक्शन लेवल पे टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे टोटल कॉस्ट हमारी क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लाइन की स्लोप हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। और ये पॉइंट व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टोटल कॉस्ट इक्वल टू ए, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो अगर इक्वेशन आपको ये ग्राफ भी दिया जाए तो इस ग्राफ की मदद से भी आप बता सकते हैं वेरिएबल टू फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी की क्या है। इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कंपनी के एक सर्टन आउटपुट लेवल पे टोटल कॉस्ट क्या है। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और वेरिएबल कॉस्ट आ गई, उसको प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आपकी डिटर्मिन की जा सकती है। आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का डाटा ग्राफ की मदद से भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको टोटल कॉस्ट का ग्राफ दे दिया जाए। जी एनी क्वेश्चन, ये हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन और उसको ग्राफ से समझना। कोई सवाल? अगर फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेसेस में इट इज क्वाइट रेयर, आई थिंक इम्पॉसिबल कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो बिजनेसेस में। कैन यू थिंक ऑफ एनी बिजनेस जिसमें ज़ीरो फिक्स्ड कॉस्ट हो, ना उसकी बिल्डिंग हो, ना उसका ऑफिस हो, ना उसका एम्प्लॉई हो? कुछ ना कुछ तो होगा। ऑनलाइन होगा तो भी एक कंप्यूटर तो लेकर बैठे होगे, कोई मोबाइल तो हाथ में पकड़ा होगा जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, कोई आपने डाटा पैकेज तो लिया होगा। कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, और कुछ नहीं तो एम्प्लॉई तो है जिसने काम करना, उस ऑनलाइन बिजनेस को लेके चलना है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी रेयर, आई कैन नॉट थिंक ऑफ राइट नाउ कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो हो। फिक्स्ड कॉस्ट कम करने की यस इदारे कोशिश करते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा होता है कि आप जितनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को लो से लो रख सकें उतना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। आगे चल के बात करेंगे इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद, बट फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो होना मुझे लगता है कि शायद इम्पॉसिबल के करीब है। जी क्वेश्चन किसी बच्चे के पास, कोई और सवाल? अच्छा, इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास ये छोटी सी एक दो एक्टिविटीज़ हैं ताकि हम इक्वेशन में जो डाटा हमने यूज़ किया उसको बेहतर अंदाज में समझें। ये एक इक्वेशन हमें दी गई जी, y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x। नाउ वी अंडरस्टैंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है, इसमें कॉस्ट क्या है। तो इस इक्वेशन को स्टडी करें तो कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बनती है यहाँ पे? 8000, बिल्कुल ठीक है जी। इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 40। और अगर ये कंपनी 200 यूनिट्स बनाएगी तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 16,000। 8,000 प्लस 40 इंटू 200, ये जनाब आपकी 16,000। ये आपकी जी टोटल कॉस्ट बन गई। लेट्स कंसिडर अनदर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, आप इसको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमसे पूछा जा रहा है। इस इक्वेशन में द लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लाइन वुड क्रॉस द वाई एक्सिस एट व्हाट पॉइंट? 1488। हमें ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इस ग्राफ की जो लाइन है वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे क्रॉस करती है। मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया, ए को हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ए इज द पॉइंट वेयर लाइन विल क्रॉस द वाई एक्सिस। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है 20। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? x, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है y की वैल्यू। जितने यूनिट्स आप बनाएंगे उस पे डिपेंडेंट है कॉस्ट कितनी आएगी। तो यूनिट्स इंडिपेंडेंट है, टोटल कॉस्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है यहाँ पे। जी एनी क्वेश्चन? हमने टोटल कॉस्ट को हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग हमने इन दो ब्रीफ एक्टिविटीज में देखी। कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम हाइलो मेथड की ही तरफ चलते हैं और उसमें थोड़ी सी वेरिएशन को डील करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल इश्यूज जो में आ जाते हैं जिसकी मदद से, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो हमें हाइलो का प्रिंसिपल दिया गया है शायद वो सही तरह अप्लाई नहीं किया जा सकता इन दिस कंडीशन।
तो लेट्स रीड द डाटा और फिर हम इस पे बात करते हैं। बाय द वे हमें कहा गया है कि इसमें हम कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स। अगर 5000 यूनिट बनाने हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर प्लान हम सोच लें, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे डिफरेंट कॉस्ट दी गई हैं। अभी हमने जो डिस्कशन की उसके मुताबिक हम हाइलो मेथड से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग कर सकते हैं और उनको हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में a+bx में डाल के किसी भी प्रोडक्शन लेवल की टोटल कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a+bx में x 5000 फीट करो, y टोटल कॉस्ट 5000 पे क्या है हम डिटरमिन कर सकते हैं। सो इस प्लान के मुताबिक हम जरा डाटा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं व्हाट इज द चैलेंज हियर। इसमें चैलेंज है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल। ये जनाब एक्टिविटी लेवल और ये इनकी टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट per unit is constant within this activity range, and there is a step up of 10% in total fixed cost when activity level exceeds 5500. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां से लेके यहां तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, लेकिन यहां से लेके यहां तक के सफर के दौरान जब प्रोडक्शन 5500 से बढ़ती है, जब प्रोडक्शन 5500 से बढ़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट में भी एक स्टेप आ जाता है। अच्छा जी, अब अगर आप फार्मूला अगर जहन में लाएं हाइलो का, तो इस फार्मूले में 2 अजम्पशंस यूज हुई थी विच आई थिंक, ये इसको थोड़ा सा मैं इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी उल्टी हुई भी है, इसको हम 2300 माइनस 1500, इस फार्मूला में 2 अजम्पशन यूज हुई हैं। ये जो हमने कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला निकाला, एक अजम्पशन इसमें क्या है कि यहां से लेके यहां तक जब प्रोडक्शन बढ़ी है, लोएस्ट एक्टिविटी से हाईएस्ट एक्टिविटी तक जब प्रोडक्शन बढ़ी है, तो कॉस्ट में जो इजाफा आया है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज वन अजम्पशन इन हाइलो मेथड कि एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट में जो इजाफा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। एक ये अजम्पशन थी। और दूसरी अजम्पशन इसमें जो यूज हुई है कि जब हम जो कॉस्ट में इजाफा जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स में इजाफा से डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है। मतलब तमाम यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। हाइलो मेथड में 2 अजम्पशन इस फार्मूला में यूज हुई। एक्टिविटी बढ़ने से जो एडिशनल कॉस्ट आई वो सिर्फ वेरिएबल है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, क्योंकि हमने तमाम एडिशनल यूनिट्स की कॉस्ट को एडिशनल यूनिट से डिवाइड करके वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, यहां पे 20 रुपए। अब इन 2 अजम्पशन के मुताबिक हम इस सवाल पे दोबारा आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। क्या यहां से लेके ये लोएस्ट एक्टिविटी है, ये हाईएस्ट एक्टिविटी है, क्या यहां से लेके यहां तक जब प्रोडक्शन बढ़ी तो कॉस्ट में जो इजाफा आया क्या वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। यहां से लेके यहां तक इजाफा जो कॉस्ट में आया है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि यहां पे बताया गया है 5500 यूनिट्स का जब बैरियर क्रॉस होता है यहां पे तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी इजाफा आ जाता है। इसका मतलब लोएस्ट एक्टिविटी से हाईएस्ट एक्टिविटी तक जाते हुए कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इजाफा नहीं आ रहा, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक अजम्पशन तो गड़बड़ा गई। दूसरी अजम्पशन, क्या इस रेंज के दौरान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है? यस, दूसरी अजम्पशन होल्ड कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही है, लेकिन इस रेंज में फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है। अच्छा जी, अब ये एक वेरिएशन है जिसके बाद हम कहते हैं भाई हाइलो मेथड तो एक असूल के तहत एक खास हालात में अप्लाई किया जा सकता है, वो हालात तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब हाइलो जिस तरह हमने पढ़ा है वैसे यहाँ पे अप्लाई अभी नहीं हो सकता। दैट विल नॉट बी करेक्ट वे ऑफ डिटर्मिनिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे हमने हाइलो पढ़ा वैसे अप्लाई करें। तो जनाब जब चीज़ें बदलती हैं, इसलिए आपको कहा है असूल याद रखना है। हाईएस्ट बस हाईएस्ट लोएस्ट याद रख के कैलकुलेशन अप्लाई करना याद नहीं रखना। 2 अजम्पशन बोल दी आपको, ये 2 अजम्पशन याद होनी चाहिए। ये हालात होंगे तो हाइलो अप्लाई होगा।
ठीक है। तो अब हमने देखा एक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती, बट आगे आ जाए, दूसरी कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती, तो अब इसका हल निकालना पड़ेगा। यही चीज़ आपको हर एग्जाम क्वेश्चन में आ सकती है, जिसके लिए आपको कहा जाता है सवाल को बार बार ध्यान से पढ़ना है। एक है सवाल जो आपने घर पे प्रैक्टिस में किए हुए हैं, उनमें हो सकता है और कंडीशन हो, और एक सवाल आपको एग्जाम में आएगा, उसमें कंडीशन को एक बदल सकती है। तो एक कंडीशन बदलने से सवाल करने का तरीका आपको तो बदलना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे में एडजस्ट करना है। कोशिश हमारी यही होती है हर वेरिएशन के लिए हम जो चेंज मेथड में आता है उसको डिस्कस करें, लेकिन उसके बावजूद बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम क्वेश्चन अनसीन होते हैं, एग्जाम में कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जो आपसे क्लास में डिस्कस ना हुई हो। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में कोई कंडीशन आ सकती है जो आपने पास पेपर में कभी ना देखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको संभाल नहीं सकते। इसका सिर्फ एक मतलब है कि भाई एक एक्स्ट्रा रीडिंग चाहिए, 1 मिनट की एडिशनल थिंकिंग चाहिए। यू नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि जितना मर्जी अनसीन क्वेश्चन आ जाए, इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑन अ टॉपिक वेल, एक एडिशनल रीडिंग के साथ, 1 या 2 मिनट एडिशनल थिंकिंग के साथ यू कैन कम अप विद द प्लान कि इसका करना क्या चाहिए मुझे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे जो हमें प्लान सजेस्ट किया जाता है कि भाई जब हमने देखा कि लोएस्ट और हाईएस्ट में वेरिएबल कॉस्ट के अलावा फिक्स कॉस्ट का भी चेंज है, तो इसका मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट एक्टिविटी को लेकर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। गाइडलाइन इज वेरी सिंपल। अच्छा, फिर जैसा आपका थोड़ी देर पहले साथी कह रहा था, भाई हम कोई से 2 क्यों नहीं ले लेते, तो यहाँ पे वो बात आ जाती है कि जब चूंकि हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे 2 ढूंढो जिनमें वो अजम्पशन होल्ड करती हो, ऐसी 2 एक्टिविटीज ढूंढो जिनमें वो दोनों अजम्पशन होल्ड करती हो। तो वो 2 एक्टिविटीज ये हैं, जहां से लेके यहां तक क्या बीच में फिक्स कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है? आंसर इज नो, फिक्स कॉस्ट की वजह से चेंज तो इधर आ रहा है। तो भाई यहां से यहां तक का सफर हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों अजम्पशन ही लग रही, तो कोई और सफर देखते हैं, कोई और डिफरेंस देखते हैं एक्टिविटीज का। तो जनाब यहां से यहां तक जो एक्टिविटीज का डिफरेंस है, इसमें चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। तो भाई फिर हम लोएस्ट और हाईएस्ट नहीं लेंगे, हम 6000 और 7500 ले लेंगे। ठीक है जी। अगर हम हाई लो मेथड की हमें अजम्पशंस पता हैं, तो हमने फिर देखना है, हमने वो एक्टिविटीज लेवल लेनी है जहां पे अजम्पशन होल्ड करेंगे। अगर हाईएस्ट लोएस्ट पे होल्ड करती है अजम्पशन, हाईएस्ट लोएस्ट लेंगे, दैट इज रिकमेंडेड। नहीं लिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट लोएस्ट पे वो दोनों बातें पूरी नहीं उतरती, तो फिर बदल दो, हाईएस्ट लोएस्ट पे ना जाओ, वो 2 लेवल ढूंढो जहां पे वो दोनों बातें पूरी उतरती हैं। तो इस केस में जैसे हम कहते हैं, हम इस केस में फिर लेंगे 54,800 माइनस 50,000 डिवाइडेड विद 7,500 माइनस 6,000। यहां से हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी विच इज 3.2। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था भाई इन दोनों कॉस्ट में से किसी भी कॉस्ट को पकड़ो, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो, यही सीखा था हमने। तो जनाब इसी जगह मैं अगर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो इट इज 54,800 माइनस 7,500 इंटू 3.2 कितना जी? 30800। दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट। अब ज़रा अटेंशन हो जाइएगा यहाँ पे। अब हम फाइनल रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट अभी हमने कंप्लीट नहीं की। रिक्वायरमेंट में उसने हमसे कुछ और मांगा है, लेकिन हमने क्या सोचा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एट 5000 जाने के लिए हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले कॉस्ट को एनालाइज करके कॉस्ट की का एनालिसिस हम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना के उसमें एक्स को 5000 फीड कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? हमसे कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एट 5000 यूनिट्स बताओ। तो हमें पता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी एट 5000 इस इक्वेशन के मुताबिक, अब बाय द वे आप ये इक्वेशन यूज़ करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, y प्लस बी एक्स के मुताबिक आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
5000 यूनिट्स में हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है और 5000 यूनिट्स में हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो 5000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट तो बड़ी आसान है, BX 5000 इंटू 3.2, यही है जी। 5000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? 16000। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 5000 आएगा ना। अब ज़रूरी नहीं कि हमें इक्वेशन सीखी है तो हम इक्वेशन में ही चीज़ें डाल के डिटरमिन करें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट द फॉर्मेट। इक्वेशन वगैरह पढ़ रहे हैं सिर्फ असूल सीखने के लिए। असूल सीख लिया हमने कि जी ये इक्वेशन में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं उसको इक्वेशन से निकालूं, मैं इसे टेबल से निकाल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्स्ड कॉस्ट ए है, यहाँ पे लिखूँ मैं, और BX यहाँ पे लिख दूँ मैं, टोटल कर दूँ, खत्म होगी बात, वाया आ गया। तो इक्वेशन से प्रेजेंट करूँ या मैं इस टेबल में इस तरह प्रेजेंट कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह मर्जी प्रेजेंट करें। अच्छा जी, अब लेकिन यहाँ पे कैच जो आता है, हम 5000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो हमने अपना जो इस यहाँ पे एनालिसिस किया, उसमें जो फिक्स कॉस्ट निकाली, क्या वो फिक्स कॉस्ट, ये तो हमने फिक्स कॉस्ट वैसे बायदा ली है 7500 यूनिट्स वाली, ऐसा ही है ना। मैंने 7500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ली और उसमें से 7500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लेस की। ये 7500 यूनिट्स भी फिक्स कॉस्ट है। द क्वेश्चन इज, क्या 5000 यूनिट्स पे भी फिक्स कॉस्ट सेम होगी? द आंसर इज नो। क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि जब प्रोडक्शन 5500 से आगे बढ़ी थी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई थी। जब मुझे 5000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मुझे तो ये इंक्रीज फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो 5000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट चाहिए, जो कि यकीनन इससे कम थी। कितनी कम थी? 10% कम नहीं थी। हम इसको पढ़ते हैं। अब ये डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शंस हैं। क्यों में आपने ये एक्टिविटी शायद एक ऐसा चैप्टर पढ़ा हुआ है कि परसेंटेजेस प्रोपोर्शन से कैसे डील किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपकी परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन पे अगर अच्छी कमांड है तो यू कैन बी श्योर ऑफ कि आप 5-7 नंबर एक्स्ट्रा कमाएंगे। और अगर आप परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन में वीक हैं तो यू कैन बी श्योर ऑफ कि आप 5-7 नंबर गंवाएंगे एग्जाम में, जो आसानी से अर्न किए जा सकते थे। ठीक है, तो अब यहां पे वो क्या कह रहा है, जब 5500 का बैरियर एक्सीड होता है तो कॉस्ट 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कॉस्ट पिछली कॉस्ट से 10% ज्यादा है। तो इसमें से 10% कम नहीं करना। इसमें से 10% कम करने का मतलब इसको 90% ले लो, इसका 90% नहीं लेना। ये कॉस्ट 5000 पे जो कॉस्ट थी उसमें 10% ऐड हुई हुई है, ये 110 है। एग्रीड? तो परसेंटेजेस का बेसिक उसूल मैं आपको मैं कोशिश करूंगा आज ही मैं आपसे शेयर कर लूं एक एक्टिविटी डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शंस की। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ओवर द वीकेंड ज़रा QM की वो कॉन्सेप्ट को ज़रा रिवाइज कीजिए, आज कीजिए, नेक्स्ट वीक में चलते हुए कोशिश कीजिए उस पूरी असाइनमेंट को 8-10 पेजेस की असाइनमेंट होगी, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ आप एक ज़रा परफॉर्म कर लीजिए। वह परफॉर्म कर लेंगे तो क्लासरूम की एक्टिविटी में आपका मेंटल मैथ ठीक चलेगा और एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस यकीनन 5-7 मार्क्स का फ़र्क डाल जाएगी, कम अज़ कम। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ये शायद इसके एग्जाम में कोई 15-20 नंबर के कॉन्सेप्ट होते हैं जो परसेंटेजेस प्रोपोर्शन पे बेस कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, कमांड अच्छी होगी, तो आप सारी कैलकुलेशन ठीक करोगे। कमांड एवरेज रहेगी तो मे बी आप उसमें आधी गलतियाँ कर जाओगे बीच में। तो हमें कमांड अच्छी करके परफॉर्म अच्छा करना है। तो मैं आपसे वो असाइनमेंट शेयर करूँगा, उसको कोशिश कीजिएगा ओवर द वीकेंड, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है, जो 30,800 गिवन है, ये तो 110 है, तो पहले 100 थी। तो जनाब कितनी थी कॉस्ट? 28,000 लीजिए जी, ये टोटल कॉस्ट हमारी आ जाती है 44,000। ये भी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, मैंने ये इनको पावर पॉइंट साइड पे मैनेज कर लिया। आगे जब हमारे बिग क्वेश्चंस आएंगे तो उनको मैं प्रॉपर वाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा। ये एक्टिविटीज़ बाद में जितनी इलस्ट्रेशन है, हर इलस्ट्रेशन का आंसर हमारा चैप्टर एंड पे भी अवेलेबल है।
तो इन इलस्ट्रेशन में कल जैसे मुझे लगा शायद कोई बच्चे कह रहे थे कि इनकी स्लाइड्स की, इनके सॉल्यूशंस की भी कोई ज़रूरत हो, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो यहीं पे मैंने चलते फिरते कर दिए। आपने भी शायद किताब पे कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए, इनकी स्लाइड्स आपसे ये शेयर नहीं भी हुई इनके आंसर्स की, तो कोई वरी की बात नहीं, आंसर्स चैप्टर एंड पे आपके पास अवेलेबल है। लॉन्ग क्वेश्चन जब आएंगे जहाँ पे डिटेल फॉर्मेट्स की बातें होगी तो मैं आपसे वाइट बोर्ड सारा शेयर करता जाऊँगा। जी कोई सवाल यहाँ पे? जी जी बेटा। हाई लो मेथड में दो अजम्पशंस हैं। एक्टिविटी बदलने से कॉस्ट में जो चेंज आता है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अजम्पशन नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। ये जो फार्मूला हमने हाई लो का पढ़ा था, जो बेसिक हमने हाई लो मेथड का तारुफ जहाँ पे लिया था, उधर इस फार्मूला में ये दो अजम्पशन यूज़ की गई हैं कि कॉस्ट में जो इजाफा आया है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है। तो कॉस्ट में इजाफे को यूनिट्स में इजाफे से जब तकसीम करते हैं तो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है, जो हर यूनिट के लिए बराबर है। दो अजम्पशन, चेंज इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। और अगर ये दोनों अजम्पशन होल्ड नहीं करेंगी, हमें फार्मूला को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमने इलस्ट्रेशन 3 देखी जिसमें एक स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट आ गई थी, तो हमने साथ ये भी सीख लिया कि हमने कैसे अमेंड की फार्मूले की एप्लीकेशन को। जी एनी क्वेश्चन? हमने हाई लो मेथड की मदद से, अमेंडेड एप्लीकेशन की मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ली, फिक्स्ड कॉस्ट ली, और फिर 5000 यूनिट्स के लिए हमने टोटल कॉस्ट डिटर्मिन की। फिक्स्ड कॉस्ट 5000 यूनिट्स के लिए 2800 है और वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट्स के लिए 16000 है। टोटल कॉस्ट हमसे मांगी गई थी 5000 यूनिट्स के लिए, इट इज़ 44,000। बेटा हाई लो मेथड एक एस्टिमेट करने का तरीका है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट करने का तरीका है। हमने शायद डिस्कशन में कहीं बात की थी हाई लो मेथड पे, जब हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे ये बात शायद कभी हुई थी कि रियलिटी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मे नॉट स्टे कांस्टेंट। रियलिटी में तो कभी हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है वेरिएबल कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये हम एक एस्टीमेट करते हैं क्योंकि रियलिटी में इतने ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि उन तमाम वेरिएबल्स को इन मैथमेटिकल मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता। हमने जो मेथड डेवलप किया, मैंने आपको एक बात की कि भाई ये फार्मूला जो हाई लो मेथड में है, आपने फिक्स कॉस्ट जब निकालनी है तो या इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके निकालो या इसमें से वेरिएबल कॉस्ट करके निकालो। अगर आप किसी और टोटल कॉस्ट में से, किसी और एक्टिविटी में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, ज़रूरी नहीं कि फिक्स कॉस्ट सेम आए, क्योंकि ये एस्टीमेट का तरीका है, ये एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं दे रहे होते आपको ये, ठीक है। तो इसलिए आपने जो एक एस्टीमेट का तरीका लगाया उसको एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर रहे हो, तो एस्टीमेट्स और एक्चुअल कभी बराबर नहीं होते। हाई लो मेथड एस्टीमेट करने का तरीका है, ये एक्यूरेट। हमारी यहां पे मैंने क्या बोला था, हमारी अजम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। क्या रियलिटी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है? रियलिटी में तो हमें पता है कभी ऊंच नीच आ जाती है, कभी बाज का वैसे ही सप्लायर कीमत बढ़ा देता है, जी आज चीज शॉर्ट हुई हुई है, आज 10 पैसे ज्यादा लूंगा मैं, आज मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 5 पैसे का। तो रियलिटी में तो ऐसे चलता रहता है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन हमारी अजम्पशन है इस एस्टिमेशन के तरीके में ये वेरिएबल कॉस्ट शायद कांस्टेंट है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे आपने कहा जी इस फार्मूले के हिसाब से तो 40,800 बनता है, तो एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे सप्लायर ने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हो, लेकिन हमारे फार्मूला में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम जब मैथमेटिक्स लाते हैं रियल लाइफ डाटा को डील करने के लिए, तो रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या सिखाया जाता है, पहले आपको कोई सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सिखाई जाती है, जैसे ये हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, फिर आपने 2 वेरिएबल इक्वेशन भी पढ़ी होंगी, फिर शायद एफएससी में 3 वेरिएबल इक्वेशन भी हैंडल करनी सीखी है। बट लाइफ में 2-3 वेरिएबल नहीं होते, लाइफ में कारोबार में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बहुत चीज़ें
ऊंच नीच आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो मैथमेटिक्स से जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम डील करते हैं तो आपको कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती हैं। भाई मैं 10 मसले डील नहीं कर सकता, तो लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट को समझो कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी। इसको भी डाल लिया तो कितने वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी भाई? अभी तो y = a + bx है, ठीक है, फिर z भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा। तो इतने वेरिएबल की इक्वेशन तो मैं हैंडल ही करनी आती। तो लेट्स कीप द थिंग्स सिंपल। तो इसलिए अजम्पशंस आती हैं मॉडल्स में। जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके साथ आपको अजम्पशंस बताई जाती हैं। उन अजम्पशंस का मतलब है कि भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस मॉडल में हम लेके चल रहे हैं। अजम्पशन का मतलब ही है कि भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मॉडल इसके हिसाब से चल रहा है, इसीलिए तो अजम्पशन ली जा रही है। अगर वो रियल लाइफ सिचुएशन हो तो अजम्पशन बताने की जरूरत ही ना हो कि जी जैसे रियल लाइफ में होता है सब कुछ डील कर रहे हैं जी हम। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे कोई और एक पेयर भी गिवन होता तो फिर हम उसमें हाई लो करेंगे, फिर हाई, बिल्कुल, फिर हम हाई लो पे चले जाए, हाईएस्ट लोस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे स्टेप यहाँ पे है और हमें यहाँ पे एक 9000 का एक पेयर दिया गया है, तो फिर हम 6000 और 9000 का डिफरेंस ले लेते हैं। हमने ये भी अच्छा सवाल है कि प्रिंसिपल वही है कि मैक्सिमम गैप लेना है, अवेलेबल डाटा में से मैक्सिमम गैप जहाँ पे पॉसिबल है वो लेना है। जैसे हमने कहा जी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी से चलो, अगर दोनों अजम्पशन होल्ड कर रही हैं, अगर दोनों अजम्पशन होल्ड नहीं कर रही तो हाईएस्ट लोएस्ट से गैप को जरा कम कर लो, लेकिन कम भी करें तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है विद दोज टू अजम्पशन। जैसे यहाँ पे अगर एक और सेट होता 9000 का, तो हम शायद 6000 और 9000 का डिफरेंस लेकर चल रहे होते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? गलत हो जाता। अगर 9000 का डाटा अवेलेबल है और आपने हाईएस्ट और लोएस्ट में 6000 और 9000 नहीं लिया तो आपकी एप्लीकेशन गलत होगी, क्योंकि हाई लो मेथड में हाईएस्ट और लोएस्ट की तरफ जाना है विद द टू अजम्पशन। वो हाईएस्ट और लोएस्ट दो लेवल लीजिए जहां पे वो दोनों अजम्पशन होल्ड करती हैं। इन दिस केस नॉट नेसेसरली द हाईएस्ट। जब यहाँ पे आपका स्टेप आ गया फिर हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लेना, क्योंकि फिर वो जो हम बात कर रहे हैं 6000 और 9000 वो हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट तो 4000 है, 6000 हाईएस्ट नहीं है, 6000 लोएस्ट नहीं है। 9000 जरूर हाईएस्ट है पर 6000 हाईएस्ट नहीं रहता उस केस में। लेकिन इन अजम्पशंस के मुताबिक रेंज मैक्सिमम लेनी है आपने। अच्छा जी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। हमसे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है जी? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट MM। वही रिक्वायरमेंट लगभग वही है, 450 यूनिट बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? इलस्ट्रेशन 4, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 2000x5 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। ये यूनिट्स हैं जी 200, 300, 400 और ये कॉस्ट। व्हेन द आउटपुट इज ओवर 350 यूनिट्स the variable cost per unit falls by 10% for all the units produced due to bulk discount offered by supplier। bulk discount से मुराद जब आप सप्लायर से ज़्यादा कमोडिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल बाय करते हैं तो बल्क डिस्काउंट, कि आपने ज़्यादा ख़रीदा हमसे, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जब आपकी प्रोडक्शन 350 यूनिट से बढ़ती है तो आपका सप्लायर 10% आपको बल्क डिस्काउंट दे देता है, आपको परचेज पे डिस्काउंट दे देता है। तो हमसे कहा जा रहा है जी 450 यूनिट्स की कॉस्ट बताइए। असूल फिर वही रहेगा कि हमने 450 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट A + BX पे जाना है। A + BX पे जाना है तो हाई लो मेथड की मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट निकालनी है हमें। हाई लो मेथड की एप्लीकेशन के लिए हम हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी पे जाएं तो पहला सवाल, क्या दोनों अजम्पशन होल्ड करती हैं? पहली बात कि यहां से लेके यहां तक जो चेंज है तो वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां से यहां तक कांस्टेंट नहीं है। तो हमने तो कहा था भाई वे हाई लो तो वहां अप्लाई होता है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहे। तो जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, हाल इसका वही है जो स्टेप फिक्स कॉस्ट में किया था। कभी ऐसे दो लेवल ढूंढो फिर जहां पे दोनों अजम्पशन होल्ड करें। तो 350 पे बदलती है कॉस्ट, इसका मतलब यहां से यहां पे दोनों अजम्पशन होल्ड करती हैं। 200 से 300 के सफर के दौरान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है और फिक्स कॉस्ट और थ्रू आउट कांस्टेंट थी, उसमें तो मैं मसला ही नहीं था।
तो जनाब अब हमने हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लेना, यहाँ पे भी हमने 200 और 300 लेना है। इस डाटा को लेके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे जो कि 8000 माइनस 7000 डिवाइडेड विद 300 माइनस 200 इट इज़ ₹10। और इसके मुताबिक फिर हम फ़िक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। फ़िक्स कॉस्ट हम किसी भी लेवल की टोटल कॉस्ट लेंगे और उसमें से उसी लेवल की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, इट इज़ 5000। ये लीजिए जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गए। हमने इस लेवल को कंसिडर नहीं किया इस वजह से 350 यूनिट्स के ऊपर चूंकि वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉप होती है तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया। अच्छा जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आ गई। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का हमने वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं। अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। जब हम 450 यूनिट्स बनाएंगे तो तरीकाकार वही रहेगा। टोटल कॉस्ट के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, एंड देन वी कैन हैव टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स। इक्वेशन में डालें, टेबल में डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट हमने डिटर्मिन की 5000, तो भाई ये तो हमने वैसे तो डिटर्मिन की है 300 यूनिट्स के हिसाब से, तो क्या 450 पे भी यही रहने वाली है? बिल्कुल ठीक है, 450 पे भी सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है। लीजिए जी 5000 फिक्स कॉस्ट होगी। फिर आइए वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट हमने डिटर्मिन की है 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये हमने 200 और 300 यूनिट्स का फ़र्क लेके निकाली है। तो बताइए क्या 450 यूनिट पे भी ये रहने वाली है? नो। 350 यूनिट से जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आएगी। मतलब पहले अगर 10 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो वो 90% रह जाएगी। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। तो हिसाब लगा लीजिए 450 यूनिट्स पे कितनी रहेगी? 4050। लीजिए जी टोटल कॉस्ट आपकी 9050। ये है आपकी टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स। हाइलो मेथड्स की मदद से हम किस तरह वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलहदा करते हैं। अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए उससे कैसे डील करते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए, उससे कैसे डील करते हैं। और देन टोटल कॉस्ट डिटरमिन करना, किसी भी गिवन एक्टिविटी लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के डाटा को लेके टोटल कॉस्ट को फोरकास्ट करना। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा वेरिएबल कॉस्ट हमने जिन प्रोडक्शन लेवल्स को लेके डिटरमिन की और हमें जिस प्रोडक्शन लेवल पे टोटल कॉस्ट डिटरमिन करनी है, यहाँ पे 200 से 300 यूनिट्स जब हम बना रहे हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन हमें 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है। और क्वेश्चन का डाटा हमें बताता है कि जब प्रोडक्शन 350 यूनिट से बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 10% कमी आ जाती है। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट ये है 200-300 यूनिट्स पे, 450 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन को मैं बार बार आपको स्ट्रेस करूँ कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हमारी एक टेंडेंसी है क्वेश्चन पढ़ने से भागते हैं हम क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ के सोचे समझे बगैर करना चाहते हैं। एक दफ़ा पढ़ के सवाल आप, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप मुझे कोई एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन देंगे कैफ का 10-12 नंबर का सवाल मुझे देंगे, एक दफ़ा पढ़ के मैं भी उसको नहीं समझ सकता, मुझे भी उसको कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये सब्जेक्ट मैंने पास किया था 94 में, और 94 में ही जब मैंने पास किया था उसी वक्त मैंने अपने क्लास फेलोज़ को ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था, टीचर हमारे पास था कोई नहीं, तो वो कहते यार हमें भी पढ़ा दें, हमने भी पेपर देना है। तो मैंने उस ज़माने से पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब्जेक्ट 94 से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। उसके बावजूद अगर आप मुझे कोई अच्छा 10-12 नंबर का एग्जामिनल क्वेश्चन दोगे, मुझे भी 2 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ कि आपको एक दफ़ा में समझ आए चीज़? अगर मुझे 2 दफ़ा में समझ आ रही है तो आपको तो 3 से 4 दफ़ा पढ़ोगे तो समझ आएगी।
और वो भी 3-4 दफ़ा तब समझ आएगी जब आप एग्ज़ाम लेवल पे तैयार हो चुके हो। अभी तो पहले महीने में जब टॉपिक नया नया सीखा है, आप तो अभी वो बिल्कुल क्या कहते हैं तिफले मकतब हो, अभी तो आप शुरू कर रहे हो चीज़ सीखना। उस स्टेज पे एग्जाम लेवल क्वेश्चन कहाँ से आपको 6 दफ़ा में भी समझ आ जाए तो शुक्र करना। परेशान नहीं होना होता कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, और समझ नहीं आ रहा दोबारा पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन के बाद आपका टारगेट अब 3 दफ़ा में समझ आना शुरू हो जाए। तो अगर अनसीन क्वेश्चन आपको 3 दफ़ा में समझ आ रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि मुझे समझ आ रहा है सवाल क्या लिखा हुआ है, क्या मसले हैं मैं इसमें ढूंढ पा रहा हूं मैं। तो 1 दफ़ा पढ़ के 2 दफ़ा पढ़ के मेरे लिए भी दिक्कत होती है। मैं अगर इवन इस स्टेज पे मैं CFAP 4 के बच्चों को बताता हूं कि एग्जामिनल क्वेश्चन मुझे दोगे, शायद टफ क्वेश्चन वहां पे CFAP का टफ क्वेश्चन मुझे भी 3 दफ़ा पढ़ना पड़ता है। टफ क्वेश्चन वहां का एवरेज क्वेश्चन मुझे 2 दफ़ा में समझ आता है, इधर टफ क्वेश्चन मुझे शायद 2 दफ़ा में समझ आ जाए। CFAP का टफ क्वेश्चन मुझे 3 से 4 दफ़ा शायद पढ़ना पड़े। मुझे भी याद है वो 8-10 साल पहले एक बच्चा मेरे पास सवाल आया, उसका मुझे 4-5 दफ़ा पढ़ना पड़ा था, फिर मुझे समझ आया था। कहता सर ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आया एग्जाम में। मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार 5 दफ़ा तो मुझे पढ़ना पड़ गया, मुझे 5 दफ़ा पढ़ के समझ आया तो तुझे एग्जाम में कहाँ से समझ आना था। तो ये बार बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा जी, हम बात यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज चूँकि हमारी बिफोर रमज़ान लास्ट क्लास है, एक छोटी सी मैं हदीस की शेयरिंग के साथ आज की क्लास को क्लोज़ करूँगा। मंडे को इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो विल बी इंशाअल्लाह होली मंथ ऑफ रमज़ान। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे कि एक वाक़या है जो हदीस की सूरतों में मिलता है। आई वांट टू शेयर विद यू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मस्जिद नबी में थे। एक दफ़ा आप लोगों ने अक्सर ने सुनी होती हैं बातें, लेकिन एक तजदीद के लिए ये बातें बार बार शेयर करना ज़रूरी होती हैं। मिंबर पे चढ़ रहे थे खुतबा देने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले स्टेप पे पाँव रखा, उन्होंने आमीन कहा, फिर दूसरे स्टेप पे पाँव रखा, फिर आमीन कहा, तीसरे स्टेप पे पाँव रखा, फिर आमीन कहा। तो साहबा ने पूछा कि आप ये आमीन किस लिए कह रहे थे? तो उन्होंने कहा जी मैं जैसे जैसे स्टेप चढ़ रहा था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुआ करते थे और मैं इस दुआ के जवाब में आमीन कह रहा था। 3 दुआएं उन्होंने की और मैंने उनके जवाब में आमीन कहा। तो साहबा ने पूछा वो कौन सी दुआएं थीं? अब 3 दुआएं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, सीक्वेंस उनका आगे पीछे हो सकता है। एक दुआ ये थी कि जिस मुसलमान के सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा, उस पर अल्लाह और उसके रसूल और शायद फरिश्तों की भी लानत हो। एक दुआ ये थी, तो दुआ ये थी, तो उस पर आमीन कहा। दूसरा स्टेप जब चढ़ा तो उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप में से कोई एक या दोनों मिले और उसने उनकी फरमाबरदारी और ख़िदमत से जन्नत ना कमाई, उस पे अल्लाह, उसके रसूल, उसके फ़रिश्तों की लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे आमीन कहा। और तीसरी दुआ उन्होंने की कि जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आया और उसने उस रमज़ान के महीने में अपने रोज़ों से, अपनी इबादतों से अपने लिए जन्नत को लाजिम ना करवाया, उस पे अल्लाह, उसके रसूल और उसके फ़रिश्तों की लानत हो। तो इस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी सादत देता है कि हम जब ज़िंदगी में हमारी रमज़ान का एक महीना और आता है और आपने ये चीज़ देखी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्तों के सरदार हैं वो दुआ कर रहे हैं और हमारे नबी जो नबियों के सरदार हैं वो आमीन कह रहे हैं। तो उस दुआ की इम्प्लीकेशन आप देख सकते हैं कितनी सीरियस है। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान दिया है, तो हमें कोशिश करनी है बेटा, बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, 2 छोटी बहुत आती हैं, हम इस भी तरफ बहुत तवज्जो दें। इंशाअल्लाह आज रात से एक्सपेक्टेड है हमारा इस्लामिक जो ईयर होता है वो तो मगरिब के बाद शुरू हो जाता है, तो आज मगरिब के बाद से इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान का मंथ शुरू हो चुका होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस मुबारक महीने को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। इस महीने की एक सादत के लिए मैं एक और मेरी बात करते करते जहन में एक वाक़या आया कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने एक ख्वाब का अपना तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब में एक शहीद को देखा, हमारे साथी उस ग़ज़वे में शहीद हुए थे, और मैंने अपने ख्वाब में एक और साथी को देखा जो एक ऑर्डनरी सहाबी था,
जो उनकी शहादत के 1 साल बाद फोत हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने देखा जो आम सहाबी था उसका दर्जा जन्नत में शहीद के दर्जे से भी एक दर्जे ऊपर था। तो मुझे हैरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ये क्या वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा कि मेरे साथी, क्या तुम्हें पता नहीं कि उस इंसान ने 1 साल ज़्यादा गुजारा इस दुनिया में? उनका जी बिल्कुल 1 साल ज़्यादा गुजारा। तो क्या उस 1 साल में उसने एक रमज़ान का मज़ीद महीना नहीं पाया था? उनका जी बिल्कुल पाया था। तो उन्होंने कहा उस महीने की बरकत है कि उस महीने की एक रमज़ान का महीना शहीद से ज़्यादा उसको मिल गया था। उसने उसकी इबादतों से अपने आप को शहीद के दर्जे से भी ऊपर ले गया। ठीक है, तो बेटा ये बड़ा मुबारक महीना है, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दी है, हम इसमें एंटर हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर बेनिफिट उठाइएगा। और एक मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। मुझे भी रिसेंटली मेरे बेटी टीचर मीटिंग थी, वहाँ पे मेरी मिसेस गई, तो उन्होंने एक टीचर ने उनसे सवाल पूछा। वो सवाल भी एक लम्हा फ़िक्रिया होता है हमारे लिए, बड़ा अच्छा सवाल था उसका। उन्होंने पूछा जी, इज़ शी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? अब मेरी बेगम ने पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? तो अनफॉर्चुनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इस क्वेश्चन से बड़ा क्लियर होता है। उनका जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नमाज रोज़ा, दैट इज़ द बेसिक, वो तो मुस्लिम की निशानी है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की निशानी नमाज रोज़ा नहीं होती। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की निशानी है कि जो नमाज रोज़ा आपको सबक देता है वो आपकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मीन कि आपका लेन देन, आपका उठना बैठना, आपका बोलना चालना, आपकी डीलिंग विद योर कुलीग्स, फेलोज, टीचर्स, पेरेंट्स, क्या वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है? दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हम अनफॉर्चुनेटली समझ लेते हैं हमने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन गए हैं। दिस इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो हम मुस्लिम बन रहे हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये है जब हमारी ये तालीमात हमारी पर्सनल लाइफ में नज़र आनी शुरू हो, जो हमें सिखाया गया इस्लाम में वो नज़र आना शुरू हो। जो हमें नज़र नहीं आता, वैसे मैं अभी कल की बात है, किसी क्लास में गया था, एक एसी उधर सामने लगा हुआ था, ये वाला बच्चा बैठा हुआ था, ये लड़का है, यार ये ग्रिल नीचे कर दे। दिस इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। क्योंकि ये जो इसलिए लगा, ये आपके लिए नहीं लगा हुआ, ये पूरे बच्चों के लिए लगा हुआ है। मुस्लिम अपने साथियों का, भाइयों का ख्याल रखता है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, बाकी सब खैर है, सब चीज़ मुझे मिल जाए, किसी को मिले न मिले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुस्लिम ये नहीं होता। ठीक है, मुस्लिम ख्याल रखता है, उसको बताया गया है उसके साथियों के, उसके हमसायों के, उसके दोस्तों के, उसके फेलो सिटीजन के क्या राइट्स हैं। मुस्लिम्स उनका ख्याल रखते हैं अपने साथियों का, और उनमें आर्ट ऑफ गिविंग होता है कि अपना मतलब राइट किसी को देना। ये तो एसी की आवाज़ सबको मिले, ये राइट है। मुस्लिम कर्टसी शो करता है, अपना राइट भी फोरगो करता है, जी मेरा हक भी आप ले लें। ठीक है, तो हम अनफॉर्चुनेटली दूसरों का हक भी नहीं देने पर तैयार होते। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा सोचा कीजिए, ख्याल किया कीजिए, और अपनी पर्सनल लाइफ में इसको लेके आया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मंडे को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।